Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 4 from your English Literature Hornbills class 11th NCERT. In my previous video, I have already explained half of the chapter. In this video, I am going to explain the remaining half of the same chapter. So I am going to translate the whole remaining part from English to Hindi, and the translation starts from here. This concept is expressed as shan shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. तो लेखक कहता है कि ये अवधारणा जो है ये शैन शुई के रूप में व्यक्त की जाती है चाइनीज़ भाषा में, शैन शुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत जल, और इन दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द लैंडस्केप यानी प्राकृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी आकृति के दो से ज़्यादा तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं दो पूरक ध्रुवों का. कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स माने पूरक ध्रुव. तो किसी आकृति के दो से ज़्यादा तत्व दो पूरक ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि ब्रह्मांड के डाओइस्ट यानी डाओवादी विचार को बताते हैं. द माउंटेन इज़ यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन. कह रहे हैं कि पर्वत जो है वो यांग होता है जो कि सीधे नीचे से ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर बढ़ता है, स्थिर, गर्म और सूरज की धूप में एकदम सूखा. वाइल द वाटर इज़ यिन हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल. जबकि पानी जो है वो यिन होता है, चाइनीज़ भाषा में जिसे यिन कहते हैं, जो कि धरती पर एकदम समानांतर समतल होता है, द्रव्यमान अवस्था में होता है, गीला होता है, ठंडा होता है. द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. ये कह रहे हैं कि यिन जो है ये ग्रहणशील और औरत के समान, यिन जो है वो ग्रहणशील और औरत के समान स्वभाव लिया हुआ ब्रह्मांड की एनर्जी, पूरी वैश्विक एनर्जी का पहलू है जो कि औरत के समान होता है यिन. और यिन का जो काउंटर पार्ट है सहभाग जो कि यांग होता है, यांग जो है वो सक्रिय होता है और मैस्कुलिन यानी पुरुष के समान होता है. और इन दोनों का जो यिन और यांग की जो अंतःक्रिया है, इन दोनों की अंतःक्रिया ये बेशक डाओवाद के मूलभूत विचार को प्रतिपादित करते हैं. व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. तो कह रहे हैं कि जिस चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो तीसरा तत्व जो है वो एक मध्य शून्य होता है. इन दोनों के मध्य यानी यिन और यांग के मध्य का एक शून्य होता है, वो तीसरा तत्व जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है. और वो तीसरा बिंदु यानी वो मिडिल वॉइड या वो मध्य शून्य वो जगह होती है जहाँ इन दोनों की यिन और यांग की अंतःक्रिया घटित होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीद इन, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. तो कह रहे हैं इसकी तुलना यानी यिन और यांग के बीच का जो मध्य शून्य है इसकी तुलना बिल्कुल ठीक प्राणायाम का जो योगाभ्यास होता है उससे करी जा सकती है. जैसे प्राणायाम में क्या करना होता है, अंदर श्वास भरना होती है और सांस को अंदर ही रोके रहना चाहिए, फिर सांस को छोड़ना चाहिए और बाहर ही रोके रखना चाहिए. तो सांस को अंदर लेकर रोके रखना या बाहर छोड़कर रोके रखना,
तो ये जो रिटेंशन है, ये जो सस्पेंशन है, ये जो है श्वास को जो लंबित रखने की प्रक्रिया है, ये ही वो मध्य बिंदु है, वो मध्य शून्य है जहाँ पर योग या ध्यान घटित होता है। द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। मध्य शून्य जो है वो अनिवार्य है, इसके बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। तो इसलिए चाइना की जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है, प्राकृतिक भूदृश्य की पेंटिंग, उसमें जो सफ़ेद भाग होता है, कौन सा सफ़ेद भाग, जो कि ना पेंट किया हुआ, यानी चाइना की जो प्राकृतिक दृश्य वाली जो पेंटिंग है उसमें सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा जहाँ पे पेंट नहीं किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये ज़मीनी भूदृश्य और आसमान के बीच का मध्य शून्य होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। ये वो जगह भी होती है जहाँ इंसान अपनी मूलभूत भूमिका प्राप्त करता है, ढूंढता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वो मध्य शून्य स्थान जो है वो क्या बन जाता है, ब्रह्मांड के जो दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच में संचार की कड़ी, कम्युनिकेशन की, संचार या प्रेषण की कड़ी या संचार की कड़ी, कम्युनिकेशन का माध्यम बन जाता है। आगे कह रहे हैं, His presence is essential even if it is only suggested। उसकी प्रेजेंस जो है, उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है, चाहे भले ही वो सिर्फ संकेत के रूप में हो। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francis Chang's wonderful expression, the eye of the landscape। तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों में खो जाने या उनमें दब जाने के बजाय से परे, फ्रांसिस चैंग की शानदार अभिव्यक्ति में वो जो है वो क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, भूदृश्य की आँख है वो। अगले पैराग्राफ में लेखक कहता है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। तो आउटसाइडर आर्ट यानी बाहरी कला, जो कहीं बाहर की कला है, बाह्य कला, उसके अंदर पहुंचना, ये लेखक बताता है कि बाह्य कला को हम जाने, बाहरी कला को। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest। लेखक कह रहा है कि जब 1940 के दशक में फ्रांसीसी पेंटर जीन डुबुफेट ने, 1940 के दशक में जीन डुबुफेट नाम के फ्रांसीसी पेंटर ने जब जो है आर्ट ब्रूट यानी अपरिपक्व कला के विचार को प्रतिपादित किया था, तो उस वक्त यानी अपरिपक्व कला, इसका मतलब होता है कि अनट्रेंड विजनरी जो लोग होते हैं, अप्रशिक्षित विचारक लोग, इनकी जो कला थी उसमें उस वक्त कम लोगों की रुचि थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगनिंग्स, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्टेम्प्ररी आर्ट इंटरनेशनली। कह रहे हैं कि अपनी ये आउटसाइडर आर्ट जो है, बाहरी कला, अपनी रहस्यमयी या लगभग पर्दे में ढकी हुई या छुपी हुई या लोगों से अनजान शुरुआत, यानी बाहरी कला जो है अपनी लोगों से अनजान या पर्दे में ढकी हुई शुरुआत से लेकर धीरे धीरे जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने समय की सबसे ज़्यादा रुचि उत्पन्न करने वाली कला बन गई। दिस जेनर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग yet शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट। तो कह रहे हैं कि ये जो शैली है, इसका इस शैली का जो है वर्णन दिया जाता है एक ऐसी कला के रूप में,
ऐसे लोगों की कला के रूप में, ये जो बाहरी कला है या अपरिपक्व कला है, इसको ऐसी कला, अपरिपक्व कला को या बाहरी कला को ऐसी शैली या ऐसे लोगों की कला की शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जो लोगों ने किसी प्रकार की औपचारिक ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करी और जो लोग कलाकार बनना डिज़र्व नहीं करते, कलाकार बनने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कलाकार बनने लायक उस तरह की ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करी। ऐसे लोगों की कला के रूप में इसे जाना जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग जिन्होंने, जो कलाकार होने का हक नहीं रखते या जिन्होंने कलाकार बनने लायक फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करी, लेकिन फिर भी वो अपनी कला को या कलात्मक अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। तो कह रहे हैं कि उनके कार्य जो हैं बहुत सारी प्रमुख कलाओं को, बहुत सारी मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, बहुत सारी प्रमुख कलाओं को एक उत्तेजनापूर्ण विरोध प्रदान करते हैं। आगे लेखक कहता है, अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो कह रहे हैं उस समय वो जो फ्रांसीसी पेंटर था जीन डुबुफेट, वो भारत में प्रचार प्रसार कर रहा था अपनी कला का, और एक ऐसा अप्रशिक्षित श्रेष्ठ क्षमता वाला व्यक्ति, एक ऐसा अप्रशिक्षित जो है महारथी व्यक्ति जो कि स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। कह रहे हैं कई वर्षों पहले जब वो व्यक्ति किसी जंगल में अपने खुद के लिए, मानो कि किसी जंगल में अपने खुद के लिए सफाई करके रास्ता बना रहा हो और पत्थरों से जड़ित कोई रास्ता, पत्थरों से जड़ित कोई रास्ता बना रहा हो, और पत्थरों के अलावा जो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है, यानी कि प्लास्टिक, टिन आदि को दोबारा से रिसाइकल करके प्रयोग करना, तो चक्रित जो पदार्थ होते हैं, रिसाइकल किए हुए पदार्थ और पत्थरों से जड़ा मानो रास्ता बना रहा हो वो व्यक्ति। तो ऐसा जो पत्थरों से जड़ी हुई या रिसाइकल्ड मटेरियल से कोई चीज़ दोबारा से बना लेना, इसमें एक प्रसिद्ध चीज़ है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इट्स 80-year old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। इसके जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के जो 80 वर्षीय निर्माता या निर्देशक नेक चंद नाम का व्यक्ति, जो कि आज इंडिया में जाना जाता है बाहरी कला में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाने वाला, सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान देने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। द 50th issue स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विज़न, a UK-based magazine pioneer in outside art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। तो कह रहे हैं एक इंग्लैंड की एक बाहरी कला का प्रकाशन करने में सबसे आगे रहने वाली एक मैगज़ीन, एक पत्रिका जिसका नाम है रॉ विज़न, उस पत्रिका ने अपने 50वें अंक जिसका नाम था स्प्रिंग 2005, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूं कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की एक बाहरी कला का प्रकाशन करने में सबसे आगे रहने वाली एक मैगज़ीन जिसका नाम रॉ विज़न था, उसने अपने 50वें अंक में, जिसका नाम था स्प्रिंग 2005, उस अंक में उन्होंने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर वो 50वें अंक की जो मैगज़ीन छापी थी, उसके फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर नेक चंद और नेक चंद का जो रॉक गार्डन था उसमें जो पत्थर की मूर्तियों से बनी हुई महिलाएं वाटरफॉल के पास
झरने के पास पत्थर की मूर्ति से बनी महिलाएं और नेकचंद के फ़ोटो को अपने कवर पेज पर उस मैगज़ीन ने प्रकाशित किया, छापा। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। ये कह रहे हैं अपरिपक्व कला या कच्ची कला का जो विचार है, ये विचार उन कलाओं के बारे में था कि जो अपनी अभी अधूरी या अपरिपक्व अवस्था में हैं, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के संदर्भ में, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के संदर्भ में जो कला अभी अपने अधूरे या अपरिपक्व मार्ग पर हैं, उनके रूप में इसको आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट, इस विचार को प्रतिपादित किया गया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कह रहे हैं कोई भी चीज़ या हर वो चीज़, जैसे कोई टिन का टुकड़ा या टूटा हुआ सिंक या फिर टूटी हुई कार की क्षतिग्रस्त बॉडी आदि, ये किसी न किसी कला में सामग्री के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजीइंग हाइट्स, कुछ ऐसी चीज़ कि जिसको नेकचंद जो है बहुत अत्यधिक ऊंचाइयों तक ले गए। आगे कह रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स। द स्विस कमीशंस ऑफ फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। तो कह रहे हैं कि नेकचंद की कला को एक उत्कृष्ट प्रमाण के रूप में लेते हुए, उस अंतर के उत्कृष्ट प्रमाण के रूप में लेते हुए कि जो अंतर या जो फ़र्क एक ऐसा व्यक्ति डाल सकता है जिसने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया है, तो वो व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, उसकी कला के उत्कृष्ट या बेहतरीन प्रमाण को पहचानते हुए यूनेस्को जो है, यूनेस्को के स्विस आयोग ने क्या किया है, यूनेस्को का स्विस आयोग ने तय किया है कि नेकचंद को सम्मानित करेंगे। कैसे सम्मानित करेंगे? बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। नेकचंद के द्वारा जो किए गए काम हैं, रॉक गार्डन आदि, इन चीज़ों का निर्माण करना आदि, इनकी यूरोपीय स्टाइल की प्रदर्शनी लगाकर नेकचंद को सम्मानित करेंगे। ये यूनेस्को के स्विस आयोग ने फैसला लिया है। द 5-month इंटरैक्टिव शो रीम ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो कह रहे हैं कि ये 5 महीने तक चलने वाला प्रदर्शन जो है, नेकचंद की कलाओं का 5 महीने तक चलने वाला प्रदर्शन, जिसका नाम रहेगा नेकचंद का क्षेत्र, ये अक्टूबर से शुरू होकर और स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के बड़े बड़े प्रमुख म्यूज़ियम्स में जो है अक्टूबर से लेकर 5 महीने तक लगेगा। इन देशों में फ्रांस, इटली, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड के बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपुल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद इसके बारे में कहते हैं, नेकचंद का कहना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि मेरे द्वारा जो विचार जो प्रतिपादित किया गया, मेरी प्रदर्शनी के गार्डन, ऐसा गार्डन जिसमें नेकचंद की ऐसी प्रदर्शनी जिसमें नेकचंद के द्वारा बनाए हुए रॉक गार्डन आदि को प्रदर्शित किया जाएगा, वहाँ लोग बाग आएँ, घूमें और नेकचंद की कला को देखें, नेकचंद की रचना को देखें, निहारें। ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, ऐसा नेकचंद का कहना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है, जिसका नाम था लैंडस्केप ऑफ द सोल, लिखा गया था नेथली ट्रोविरॉय के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन योर नेक्स्ट चैप्टर्स and I would like to request you, dear students, if you like my videos, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor
if you haven't subscribed it so far, so that you may get my notifications from time to time. Thank you very much.